इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1933 से, जहां पर हम एन नाम की एक थिएटर आर्टिस्ट लड़की को देखते हैं। लेकिन उसके पास इतना काम नहीं होता कि वो एक वक्त का खाना भी ठीक से खा सके। हालांकि वो एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट होती है। वो लोगों को हंसाने और उनका मनोरंजन अच्छे से करना जानती थी। अब अगली सुबह जब एन अपने काम पर वापस आती है तो जिस काम से वो अपनी जिंदगी बसर कर रही थी, यानी उस थिएटर से, वो थिएटर भी बंद करवा दिया गया। वो ये सुनकर बहुत दुखी हुई। इसके बाद हमें एक फ्लॉप डायरेक्टर मिस्टर कांड को दिखाया गया। ये एक बहुत ही मतलबी और लालची किस्म का इंसान था। पिछली कई सारी फिल्में इसकी फ्लॉप हो रही थी और यहाँ पर ये अपने प्रोड्यूसर्स को एक नई पिक्चर का आइडिया दे रहा था। वो कहता है, साथियों तुम लोग मुझ पर आंख बंद करके पैसा लगाओ, मैं बहुत ही अच्छी मूवी लेकर आऊंगा। वो यहाँ पर इन लोगों को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि दोस्तों, दुनिया में अभी भी ऐसी चीजें हैं जो तुमने आज तक नहीं देखी हैं। दरअसल कार्ल अपनी पिक्चर नेचर और एनिमल्स पर बनाता था। उसे ऐसी ही एक नई जगह का पता लगा था जिस बारे में वो अपने प्रोड्यूसर से बात कर रहा था। सभी प्रोड्यूसर ने उसे कमरे से बाहर निकालकर बात की कि अभी ये खिसका हुआ इंसान है क्या, और अगर हमें अपने बाकी के पैसे भी बचाने हैं तो हमें इसकी बनाई हुई जो बाकी पिक्चरें उन्हें भी सोल आउट कर देना चाहिए। ये बात उसने भी सुन ली और अब वो अपनी रील्स उठाकर यहाँ से भागने लगा। उसे अपनी बाकी की आधी बनी हुई पिक्चर पूरी करनी थी और उस आधी कहानी को वो एक ऐसे आइलैंड पर शूट करने वाला था जिसके बारे में शायद ही किसी को पता होगा। उसके डूबते हुए करियर को देखकर हर कोई उसकी कहानी में काम करने से इनकार कर देता है। यानी उसके पास अब कोई भी हीरोइन नहीं बची थी। वहीं एन भी अपने काम की तलाश में इधर उधर भटक रही थी और इसी बीच एक दूसरे थिएटर का मालिक उसे एक ऐसी जगह का पता देता है जहां उसे नहीं जाना चाहिए। कार्ल भी अपनी हीरोइन ढूंढने वहां चला जाता है। उसे यहाँ अपनी हीरोइन तो नहीं मिलती, लेकिन उसकी मुलाकात एन से हो जाती है। वो यहाँ पर एन को अपनी कहानी समझाने की कोशिश करता है और साथ ही अपनी पिक्चर में काम करने का ऑफर भी देता है। अब एन पहले दूसरे सन की समझती है, लेकिन उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं होता, इसलिए वो इसकी पिक्चर में काम करने के लिए तैयार हो गई। अब कार्ल उस आइलैंड पर जाने के लिए जल्दी से सभी को शिप में सवार होने के लिए कहता है। साथ ही कैप्टन से कहता है, शिप जल्दी चलाने के मैं तुम्हें $1000 दूंगा। कोई भी उसकी जल्दबाजी समझ नहीं पा रहा था। उसे अपनी राइटिंग के लिए एक राइटर की भी जरूरत थी और साथ ही एक हीरो की भी। यहाँ पर हमारी मुलाकात होती है जैक से। जैक एक ऑथर होता है जो कि स्क्रीन प्ले और बुक्स लिखता था। उसने जैक को भी अपने साथ शामिल कर लिया और जल्द से जल्द इस बोट को यहाँ से निकालने लगा, क्योंकि उसके लिए यहाँ पुलिस वारंट लेकर आ चुकी थी। अब एन अपनी पिक्चर के बाकी क्रू से मिलती है और साथ ही कार्ल अपनी पिक्चर के आगे के सीन शूट करना शुरू कर देता है। अभी तक यहाँ पर सब कुछ बढ़िया चल रहा था। कार्ल कैप्टन से जाकर कहता है कि हाँ, हमें उस आइलैंड पर जाना है जिसके बारे में आज तक किसी को नहीं पता है। अब कैप्टन भी वाइल्ड एनिमल को पकड़ने का शौक किया था, तो कार्ल ने उससे कहा कि दोस्त, तुम्हें भी वहाँ चलना चाहिए फिर तो, और तुम्हें भी वहाँ पहुंचकर फायदा ही होने वाला है। इसके बाद ये लोग एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ चारों तरफ धुंध थी। अब ये सभी लोग रास्ता ढूंढने के लिए तारों की मदद लेते हैं, लेकिन यहाँ पर तारे दिखना भी बंद हो गए थे। अब शिप को संभालते हुए कैप्टन आगे बढ़ ही रहे होते हैं। तभी एक क्रू मेंबर जोर से चिल्लाता है, चट्टान चट्टान है आगे। ये लोग गलत रास्ते पे पड़ गए थे। अब कैप्टन अपना शिप वहाँ से मोड़ने का सोचता है, लेकिन ये लोग बुरे फंस चुके थे और अब उसकी शिप भी डैमेज होने लगी थी। और तभी शिप टकराता है कि बड़ी सी चट्टान से, जिससे वो शिप वहीं पर फंस जाती है। और कार्ल तो यही चाहता था, क्योंकि कैप्टन ने इससे पहले मना किया था कि हम वहाँ पर नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ जाना खतरे को दावत देना है, लेकिन अभी नहीं, यहाँ पर जाना ही पड़ेगा। खैर अगली सुबह ये शिप को यहीं पर छोड़कर छोटी छोटी बोट्स में बैठकर आगे निकल पड़े। बोट में अभी फिलहाल कार्ल उसके क्रू मेंबर्स के साथ आगे बढ़ा, जबकि कैप्टन वहाँ फंसने के बाद अपने साथियों को आगे जाने से मना कर दिया था कि हम वहाँ नहीं जाएंगे और अपना शिप निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये बात कार्ल ने उसकी इग्नोर की थी और वो अपने क्रू मेंबर्स को लेकर आगे बढ़ गया था। और वहीं कैप्टन और उसके साथियों को कुछ ऐसा मालूम पड़ता है कि इस आइलैंड पर कोई ऐसी खतरनाक आफत है जो कि अगर एक बार कोई भी इंसान वहाँ पहुँच जाए तो उसे वापस नहीं आने देती। लेकिन कार्ल अपने कैमरे के साथ यहाँ पर पहुँच गया था और देखते ही देखते यहाँ रहने वाले भयानक कैनिबल्स लोग इनके सामने आ जाते हैं, जो कि काफी डरावने थे। इन लोगों ने कार्ल के क्रू पर अटैक करके उन लोगों को पकड़ लिया। उन लोगों की तेजाई इतनी थी कि इन्हें सोचने का वक्त ही नहीं मिला और देखते ही देखते इनके एक साथी के पेट में भाला लग चुका था और दूसरे की गर्दन साफ कर चुके थे। कार्ल के क्रू को इन लोगों ने पकड़ लिया था और वो इन्हें मारने ही वाले थे कि कैप्टन अपनी फौज के साथ यहाँ आ गया। वो यहाँ आकर फायरिंग कर देता है, जिससे ये कबीले वाले डर के यहाँ से भाग गए। खैर अब ये सभी लोग अपनी जान बचाकर वापस शिप पर पहुंच जाते हैं, लेकिन अब इनके क्रू से एक आदमी गायब था। दरअसल उन कबीले वालों ने एन को उठा लिया था, क्योंकि ये कबीले वाले किसी बलि प्रथा को मानते थे और ये इस आइलैंड पर अपनी रक्षा करने वाले कोंग को एन की बलि देने वाले थे। वो उसे कोंग का निवाला बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार कर देते हैं और कुछ ही देर में शिप पर रहने वाले लोगों को भी ये पता लग गया था कि एन यहाँ से गायब है। इसलिए आइलैंड पर वापस जाते हैं उसे लाने के लिए, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी और यहाँ पर मोटे भयानक धुएं के पीछे से एंट्री होती है कोंग की।
वो एन को अपने साथ पकड़कर यहाँ से ले गया। जैक के कहने पर सभी लोग एन को ढूंढने के लिए यहाँ से निकल पड़े। अब कुछ देर थक कर ये एक जगह पर आराम करते हैं, लेकिन कार्ल अपने कैमरे के साथ ही था। उसे जहाँ भी अच्छा व्यू मिलता वो उसे शूट करने लगता। अभी तो कुछ ही दूर आगे जाने पर कार्ल अपनी कहानी के हीरो बक्सर से कहता है कि तुम आगे जाओ, और यहाँ पर उसे देखने मिले हमारी कहानी के सबसे एंशिएंट एनिमल यानी कि डायनासोर। लेकिन तभी इन डायनासोर्स पर खतरनाक प्रजाति ये दूसरे डायनासोर टी-रेक्स ने अटैक कर दिया, जिससे इन डायनासोर्स में भगदड़ मच जाती है। जिसके बाद ये दो भी उन जायंट से अपनी जान बचाकर भागने लगे। तो वहीं दूसरी तरफ हमें कोंग को दिखाया गया, जो कि एन को लाकर एक ऊंची सी पहाड़ी पर रख देता है। एन बेहोशी की हालत में थी, इसलिए कोंग ने उसे एक जगह रखकर उसे जगाने की कोशिश की। अब जैसे कि एन को होश आता है, उसने अपने पीछे कोंग को देखा, जो कि एक जगह पर बैठा होता है। अब एन कोंग से नजर चुराकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन कोंग तो पहले से ही उस पर नजर रखे हुए था। उसने उसे फिर से पकड़ लिया। एन भी उसकी बात समझ गई कि लगता है ये मुझसे प्यार करने लगा है, क्योंकि अगर इसे मुझे मारना होता तो कब का मार चुका होता। लेकिन ये शायद इतना भी बुरा नहीं है, और हो सकता है शायद मैं इसका मन बहलाऊं तो ये मुझे छोड़ दे। और यहाँ पर वो उसे अपनी थिएटर स्किल्स दिखाने लगी। ये सारी चीजें देखकर तो कोंग को मजा आ गया। वो बहुत हंसने लगा और इस सारी चीजों का मजा भी ले रहा था। अब कोंग तो भैया मानो बिना टिकट का ड्रामा देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गया। कोंग चाहता था कि एन उसके लिए ये कर दी ही रहे, लेकिन एन अब थक चुकी थी, इसलिए वो गुस्से में कोंग से कह दिया कि मैं थक चुकी हूँ, बस करो, मुझे आराम की जरूरत है। कोंग उसकी तरफ घूरने लगा, मानो कह रहा हो कि तूने मुझसे ये बोला कैसे, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये मुझसे कहने की। उसकी ये बात सुनकर कोंग बच्चे की तरह उससे नाराज हो गया। वहीं दूसरी तरफ जैक की पूरी टीम एन को ढूंढने में लगी हुई थी। एक वक्त ऐसा आया कि कोंग उनके सामने आ गया और वो लोगों ने उस पर फायरिंग शुरू कर दी। उनकी इस हरकत से कोंग उन पर इतना गुस्सा आया कि वो जिस पेड़ से ब्रिज के तौर पर इस्तेमाल करके यहाँ आए थे उसे ही पलट देता है। अब मौका लेकर एन वहाँ से भाग गई, लेकिन एक भयानक डायनासोर्स की जगह पर आकर फंस जाती है। अब इन डायनासोर्स ने भी उसे देख लिया और उसे पकड़ने के लिए तेजी से उसका पीछा करने लगे। अब जैसे ही एन एक पहाड़ी से लटक कर गिरने वाली होती है कि तभी कोंग उसे यहाँ बचाने के लिए आ गया। अब यहाँ पर पहले एक डायनासोर था, लेकिन देखते ही देखते यहाँ पर बाकी दो भी आ गए और इन तीनों से अब कोंग अकेला मुकाबला करने लगा। और ये इस कहानी का सबसे बढ़िया सीन था, जहाँ पर कोंग ने अकेले इन सबको धो डाला। लेकिन इसी बीच ये लोग एक गहरी खाई में गिर गए। अब एक टहनी पर लटक कर एन बच तो जाती है और उसके सामने होते हैं वो एक खतरनाक डायनासोर लटके हुए। अब कोंग एक एक करके इन सबको फिर से मारने लगा, लेकिन ये डायनासोर इतने हरामी थे कि इन्हें एन हर हाल में चाहिए थी। और वो जैसे ही एन को खाने के लिए लपके, तभी वो एक झटके के साथ नीचे गिर गए। और इसके बाद हम फिर से एक खुले मैदान में डायनासोर और कोंग की फाइट देखते हैं। अब एन किंग कोंग के साथ थी, जिससे कोंग को भी कॉन्फिडेंस आ गया था। उसने जोश में आकर इस डायनासोर को बुरी तरह से लपेट लिया। कोंग अपनी पूरी ताकत से इस डायनासोर को उठक पटक करके बाद में इसका मुंह फाड़ देता है, और इस तरह से कोंग इस बड़े डायनासोर का खात्मा करता है। एन ने सोचा कि ये कोंग मुझे छोड़कर जा भी सकता था, लेकिन फिर भी इसने मुझे बचाया, ये मुझसे प्यार करता है। और साथ ही उसने देखा कि वो कोंग उससे गुस्सा भी था। दूसरी तरफ जैक और उसके साथी जो कि अभी जिंदा थे, मरे नहीं थे, अभी यहाँ से बचकर निकल ही रहे होते हैं कि तभी कुछ अननोन से खतरनाक क्रीचर्स इन पर अटैक कर देते हैं। यहाँ पर अजीब से क्रीचर बड़े बड़े मच्छर थे जो इन पर हमला कर दिए। यहाँ पर इन सभी अजीब से क्रीचर्स ने इनकी हालत खराब कर दी। अब यहाँ पर जिमी नाम का लड़का, जिससे गन चलानी नहीं आती थी, वो फिर भी गन निकालता है और जैक को बचाने की कोशिश करता है, क्योंकि आखिर में वो यहाँ पर सिर्फ दो ही बचे थे। यहाँ पर पानी में रहने वाले क्रीचर्स बाकी लोगों को निकल गए थे, लेकिन पीछे जो कैप्टन और उसके क्रू के लोग थे वो इनकी मदद करने के लिए यहाँ पहुँच जाते हैं। कैप्टन इस वक्त भी जैक और बाकी के लोगों को वार्न करते हैं कि अभी भी यहाँ से निकल चलो, एन अब जिंदा नहीं बची होगी। जैक उनकी बात नहीं मानता और वहाँ से दूसरी तरफ जाने लगा। कार्ल कैप्टन को बताता है कि एन अभी तक नहीं मरी है, वो अभी भी जिंदा है। दूसरी तरफ कोंग एन को एक पहाड़ी की बहुत ऊंची चोटी पर ले आया था। यहाँ से वो सनसेट का एक खूबसूरत नजारा देख रहे थे, लेकिन एन काफी थक चुकी थी, इसीलिए वो कोंग के हाथ पर ही सो गई। जैक एन को ढूंढने का अपना रास्ता खोज ही निकालता है और वो चट्टानों को पार करता हुआ एन के पास पहुंच जाता है। वो उसे जगाते हुए कहता है कि चलो हमें यहाँ से चलना है, और उसी वक्त कोंग की आंखें खुल जाती हैं। उसे लगता है कि ये इस लड़की को उससे छीन लेंगे, लेकिन इससे पहले कि एन अब जैक के साथ यहाँ से भागती, वो फिर से एन को पकड़ लेता है। लेकिन इसी बीच जायंट से चमगादड़ उस पर हमला कर दिए, जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो गया और इतनी देर में जैक और एन वहां से निकल लिए। अब जैसे कि हमें पता है कि कार्ल एक मतलबी और लालची किस्म का इंसान था, तो वो किंग कोंग को चाहता था कैद करना। वो जानता था कि एन के पीछे वो किंग कोंग जरूर आएगा। जैक और एन अब पहुंच जाते हैं किनारे पर बनी दीवार के बीच से जैक और एन तो बाहर आ जाते हैं, लेकिन वो दीवार इसलिए बनाई गई थी कि इस आइलैंड पर रहने वाला कोई भी जीव उससे बाहर ना निकले।
लेकिन एन को पाने के लिए उस दिन कोंग ने उस दीवार को भी लांग दिया और वहां से बाहर आ गया। शिप में बैठे सभी लोगों ने प्लानिंग कर रही थी किंग कोंग को पकड़ने की, उससे कैद करने की। उन्होंने यहाँ पर पहले से ही जाल बिछा रखे थे और साथ ही शिप में रखा क्लोरोफॉर्म भी वो बाहर ले आए, ताकि जैसे ही कोंग बाहर आएगा हम उस पर क्लोरोफॉर्म डालेंगे और फायरिंग करेंगे और हम उसे पकड़कर अपने साथ ले जाएंगे। लेकिन वो जाल कोंग को किसी भी तरह से नहीं रोक सकते थे, क्योंकि इतने बड़े दैत्य को एक जाल रोक पाए ये मुमकिन नहीं है। अब एन को वो अपने से दूर जाता देख बौखला जाता है। वो सारे के सारे जाल तोड़कर इन लोगों को काफी घायल कर दिया। अब सभी लोग वहाँ से निकलने के लिए अपनी बोट्स में सवार हो ही चुके थे कि किंग कोंग जैसे ही उनके पास आया, उन्होंने फिर से क्लोरोफॉर्म उस पर फोड़ दिया और साथ ही शिप के कैप्टन ने भी उस पर अटैक कर दिया। अपनी आंखों के सामने ही कोंग एन को जाता देख रहा था, वो उसे छोड़ना नहीं चाहता था। साथ ही एन भी सभी को रोक रही थी कि इसे मत मारो, ये मासूम है, ये किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है। लेकिन ये बेवकूफ लोग अपने लालच और मूर्खता की वजह से इसे बेहोश कर देते हैं। अब कान, जो कि एक बहुत घटिया इंसान था, अपने इस काम को पूरा करने के बाद शहर में वापस आ गया। उसने यहाँ आकर एक बहुत बड़ा शो ऑर्गेनाइज किया। उसने यहाँ किंग कोंग के लिए एक बड़ा एग्जीबिशन वाला हॉल तैयार किया, जैसे कि किंग कोंग कोई चीज हो और सभी लोग देखकर उससे तालियां बजाएंगे। और शहर के सबसे बड़े थिएटर को बुक करता है और इस बात का पता लगने के बाद कि शहर में बहुत बड़ा क्रीचर लाया गया है, सभी लोग उसे देखने के लिए काल के सभी टिकट्स खरीद लेते हैं। यहाँ पर वही प्रोड्यूसर कार्ल के शो में पहुंचे जो उसे पागल कहते थे। अब जैगन से प्यार करता था, इसलिए उसने उसके लिए एक फनी किताब लिखी थी, क्योंकि एन फनी शो किया करती थी। जैग उस कोंग वाले शो में नहीं गया था। फिर वहाँ पर कार्ल ने एक बड़ी स्पीच देकर शो स्टार्ट किया। वो किंग कोंग अभी भी बेहोशी की हालत में ही यहाँ पर बैठा था। क्योंकि कोंग कोई भी हरकत नहीं कर रहा था, वो अनकॉन्शियस था, तो जैक को लगता है कि क्यों ना इसके सामने एन को लाया जाए। दूसरी तरफ जैक को लगा कि उसे भी इस वक्त एन के पास होना चाहिए था, इसलिए वो जल्दी से कार्ल के शो में आ गया। और यहाँ पर कार्ल सारा स्थान क्रेडिट मिस्टर बक्स्टर को दे देता है, जिसने ये टाइम पर अपने कदम पीछे ले लिए थे एन को ढूंढने जाने के लिए। अब कार्ल यहाँ पर सभी ऑडियंस से कहता है कि देखिए कैसे ये इतना बड़ा जानवर एक लड़की के बस में है। इसके बाद कोंग के सामने एक लड़की लाई जाती है, लेकिन ये एन नहीं होती। और ये देखकर कोंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपने इस गुस्से में आकर बड़ी बड़ी सलाखों और लोहे की बेड़ियों को तोड़ डालता है और थिएटर में पब्लिक की तरफ भागने लगता है। सारी पब्लिक में भगदड़ मच जाती है और उसी बीच उसकी नजर पड़ी जैक पर, मानो वो जैक से पूछना चाहता हो कि बता एन कहाँ पर है। थिएटर को तोड़कर अब कोंग शहर की सड़कों पर आ चुका था। सड़कों पर वाहन उसके सामने छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे, वो खिलौनों की तरह से टकरा रहे थे और कोंग गुस्से में उन गाड़ियों को उड़ाकर हवा में फेंक रहा था। यहाँ पर सभी ब्लॉन्ड बालों वाली लड़कियों को उठाते वो देख रहा था कि क्या ये एन है। जिसके बाद जैक कोंग को शहर से बाहर ले जाने की कोशिश करता है। वो एक गाड़ी में बैठकर उसका ध्यान अपनी ओर खींचता है और उसे काफी तेजी से यहाँ से ले जाने लगता है। और एक वक्त आता है ही उसके सामने एन आ जाती है। कोंग एन को देखकर एकदम शांत हो गया, मानो वो उससे पूछ रहा हो कि तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी। कोंग उसे अपने साथ लेकर शहर से दूर एक पार्क में आ जाता है, जहाँ का पानी जम चुका था और वो एन को अपने हाथ में लेकर उस बर्फ पर बच्चों की तरह खेलता है, क्योंकि इस तरह का मजा कोंग ने पहले कभी नहीं किया था, वो भी अपने सबसे अजीज दोस्त के साथ। अभी वो यहाँ पर एन के साथ मजा कर ही रहा था कि तभी यहाँ पर पुलिस पहुँच गई। कोंग एन को फिर से बचाता हुआ यहाँ से भागता है और शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर चढ़ जाता है। एन अभी भी उसके पास होती है। अब इतनी ऊंची बिल्डिंग पर नीचे से फायरिंग करना तो इम्पॉसिबल था। और तभी यहाँ आता है बढ़िया हेलीकॉप्टर्स का सीन, जो कि कोंग को शूट कर रहे थे। वो कोंग को चारों तरफ से घेर कर उस पर फायरिंग कर रहे थे। एम भी पीछे नहीं हटती और वो भी पहुंच जाती है कोंग के पास। वो हेलीकॉप्टर से रो रो कर कहती है कि फायरिंग मत करिए, ये बेचारा मारा जाएगा। लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता और किंग कोंग इतना घायल होने के बाद भी वो एन को ही प्रोटेक्ट कर रहा था। और एक बार फिर से प्लेन पीछे से आकर कोंग पर बुरी तरह से फायरिंग कर देते हैं। अब एन भी बहुत परेशान थी, क्योंकि वो भी इससे प्यार करती थी। वो समझ गई थी कि इंसान मेरे इस दोस्त को कभी जिंदा नहीं छोड़ेंगे और अब लग रहा था कि कोंग की जान जा चुकी है। और यहाँ पर देखते हैं हम इस मूवी का सबसे दर्द भरा सीन, जब कोंग उस कई सौ माले की बिल्डिंग से नीचे गिर पड़ा। नीचे शहर के लोग कोंग पर खड़े हो होकर फोटो खींचा रहे थे, जैसे उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया हो। और आखिर में कार्ल डायलॉग मारता है कि ये गोलियों से नहीं मरा, बल्कि ये हुस्न से मारा गया है। जंग और इंसान से कितना प्यार कर सकता है, ये हमें इस फिल्म में बाखूबी दिखाया गया है, जहाँ पर ये कोंग अपनी प्यार अपनी दोस्त को बचाने के लिए अपनी जान तक दे देता है। और यहाँ पर इस बेहतरीन फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको इस फिल्म की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।